सो हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी की 11th क्लास एंशिएंट हिस्ट्री के डिस्कशन में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस चैप्टर में हम मौर्यन रूल के बारे में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ब्रीफ देखा था, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना कि वो कौन थे, बिंदुसार, अशोक, इन सब के बारे में देखा। आज के लेक्चर में हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बेसिकली नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौर्यन एम्पायर 322 बीसी से 185 बीसी में ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इस साम्राज्य ने राज किया। और इस साम्राज्य में अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत ये तमिलनाडु और एकदम एक्सट्रीम साउथ वाला हिस्सा हटा दीजिए और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा हटा दे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, पूरा ये बाकी का पूरा हिंदुस्तान लगभग इस मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत आता था। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। सेंट्रलाइज्ड यानी कि सारी पावर जो है राजा के हाथों में पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड थी। और ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि पूरा साम्राज्य, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वो पूरे साम्राज्य को राजा के निर्देश पे, राजा के ऑर्डर्स पर पूरे साम्राज्य को चलाया करते थे। फिर राजा को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जिनको मंत्री परिषद कहा जाता था। ठीक है, मंत्री परिषद। और मिनिस्टर्स को मंत्री शब्द से, जो कि आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, मिनिस्टर्स को मंत्री पद मंत्री शब्द से डिनोट किया जाता था। अब जो मंत्री परिषद था उसका एक हेड या चेयरमैन कह लीजिए, जिसको मंत्री परिषद अध्यक्ष नाम से बुलाते थे, और जो कि आज के प्राइम मिनिस्टर जैसा ये ऑफिस हुआ करता था। ठीक है, तो आज के जो जैसे प्राइम मिनिस्टर हम बोलते हैं प्रधानमंत्री, वैसे ही मंत्री परिषद अध्यक्ष बोला जाता था। हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को महामताज कहा जाता था। और सेक्रेटरी, जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज थे, उनको अमत्य नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी को अमत्य नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, कई जगहों पर यह भी है कि कुछ लोगों को लगता था कि ये मिनिस्टर्स को भी कई बार अमत्य बोला जाता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। अमत्य मतलब आप मानेंगे कि एक तरीके से डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, हर डिपार्टमेंट कोई ना कोई अमत्य देखा करता था। अब पेमेंट की बात करें तो जितने भी ऑफिसर्स थे मोस्टली उनको कैश में सैलरी दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि लैंड दे दिया, लैंड असाइनमेंट नहीं होता था। सैलरी बेसिकली कैश में दी जाती थी। ठीक है, सिल्वर कॉइन को पाना कहा जाता था और डिपार्टमेंटल हेड्स को अध्यक्ष भी कहते थे। ठीक है, तो अध्यक्ष कह लीजिए, कई जगहों पर अमत्य शब्द से भी बुलाया गया है, जिनको सेक्रेटरीज बेसिकली अमत्य हो गया। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये मोटा मोटा एक ही टर्मिनोलॉजी है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग शब्द देखने को मिलेगा। ये कंफ्यूजन तब होती है जब हम लोग आज के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं, भाई डिपार्टमेंट का हेड जो है या मिनिस्ट्री का जो हेड होगा वो कोई सेक्रेटरी होगा, कोई डिपार्टमेंट का हेड कोई डायरेक्टर होगा, इस तरीके से नहीं देखेंगे। अगर कोई डिपार्टमेंटल हेड है, अध्यक्ष या उसको अमत्य भी बुलाया जाता था। अब देखा जाए अशोकन इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे आपका पाकिस्तान एरिया हो, या पूरा लगभग लगभग हिंदुस्तान, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट छोड़ दें और एक्सट्रीम साउथ छोड़ दें, तो इन दोनों एरियाज को हटाकर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें अशोकन इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जो अशोक का जो साम्राज्य था वो बहुत फैला हुआ था। अब चूंकि कोई हिस्टोरिकल अकाउंट तो है नहीं हमारे पास, तो एक तरीका है जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा रहा होगा। ठीक है, और ये पता हम लगाते हैं कि भाई अशोक के इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं। जिस एरिया में भी पाए गए हैं उनको हमने मान लिया कि ये भी मगध साम्राज्य का ही हिस्सा था। ठीक है, चलिए अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू कलेक्शन का, कर वसूलने का जो द पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन, उसको समहर्ता कहा जाता है। ठीक है, समहर्ता। और जिसको खजांची, जो ट्रेजरर था, यानी कि जो पैसे का हिसाब किताब रखता था, खजाने, राजकोष की जिसके पास जिम्मेदारी थी,
उसको हम सन्निधता नाम से बुलाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखेंगे। समहर्ता यानी कि रेवेन्यू कलेक्टर, सन्निधता यानी कि खजांची या ट्रेजरर। चलिए अब स्लेवरी के बारे में देख लेते हैं। तो अगर आप मेगास्थनीज की जो किताब है इंडिका, ठीक है, उसकी बात करें तो उसमें मेगास्थनीज ने कहा है कि मौर्य साम्राज्य में स्लेवरी, गुलामी नहीं थी, जबकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि अशोक के इंस्क्रिप्शंस अगर आप देखेंगे तो उसमें कई जगह पर ये लिखा हुआ पाया गया है कि एक आदमी को, एक अच्छे इंसान को अपने स्लेव्स के साथ, अपने गुलामों के साथ किस तरीके का बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, तो इन इंस्क्रिप्शन में अशोक ने निर्देश दिया है अपनी जनता को, अपनी प्रजा को, कि अपने स्लेव्स को वो अच्छे तरीके से, इंसानी रूप से, इंसानियत के साथ उनके साथ पेश आए। ठीक है, वहीं पर अर्थशास्त्र किताब जो कौटिल्य ने लिखी थी, जो चाणक्य ने लिखी थी, उसमें भी स्लेव के साथ किस तरीके से पेश आना है उसके लिए बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन है। जैसे कि कंडक्ट नंबर 1 कि भाई अगर आपके पास प्रेग्नेंट स्लेव है, फीमेल स्लेव है एंड वो जो कि प्रेग्नेंट है, तो आप उसको बेच नहीं सकते हैं। अगर आपको बेचना पड़ रहा है किसी और को, तो आपको पूरे प्रोविजंस का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई उसकी डिलीवरी और ये सारा जो मैटरनल केयर है वो उसका केयर हो सके। तो बिना उन चीजों को ध्यान दिए हुए आप किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल स्लेव को दूसरे किसी आदमी को नहीं बेच सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, कौटिल्य कहते हैं कि अगर कोई फीमेल स्लेव, इफ शी हैपेंस टू बेयर द चाइल्ड ऑफ हर मास्टर, शी शैल बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी। ठीक है, कोई फीमेल स्लेव है और अगर उसका मास्टर के साथ कोई अफेयर हो जाता है और उसकी वजह से कोई बच्चा होने वाला है, अब उसके सिचुएशन में दो चीजें होंगी। पहला तो वो जो स्लेव है, फीमेल स्लेव, वो स्लेवरी से मुक्त हो जाएगी और उसका जो बेटा होगा उसके पास पूरे मालिकाना अधिकार होंगे अपनी मास्टर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के। ठीक है, हर चाइल्ड वुड बी डीम्ड एज अ फादर्स लेजिटिमेट चाइल्ड। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक ओवरव्यू। अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और उस चैप्टर का नाम है मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो बने रहिएगा, अगले चैप्टर में मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर हम नजर डालेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।